हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त हमारे देश की कंडीशन क्या थी उसके बारे में हम सुनने वाले हैं। तो देखिए, पूरा चैप्टर जो है मैंने पूरा पहले राइट डाउन कर रखा है। आप लोग भी वीडियो देखते देखते इसे राइट डाउन करिएगा। राइट डाउन करने से आपको क्या होगा कि आप जल्दी समझ पाएंगे, आपका टाइम बचेगा और उसके बाद आप ये चैप्टर इजीली अपने कहीं से भी रीडिंग करेंगे, नोट से रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हमने इसको पिक्चर्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है और डेफिनेटली ये बच्चों को बहुत पसंद आई है और आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में स्टेब्लिश हुआ था 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और उसके बाद जो ब्रिटिश रूल है वो 190 ईयर्स तक इंडिया में रहा और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस हमको मिली। उस वक्त कंडीशन क्या थी, यही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सही है। तो देखो, ब्रिटिश रूल जो यहाँ स्टैब्लिश हुआ था उसका बेसिक पर्पस क्या था। तो इंडियन इकोनॉमी जो थी वो ब्रिटेन के लिए एक फीडर इकोनॉमी थी। फीडर इकोनॉमी का मतलब कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटेन इकोनॉमी को रॉ देती थी, रॉ मटेरियल देती थी। सही है। और रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन जाता था, ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में फिनिश गुड्स बनता था और उसको सेल कर दिया जाता था कहाँ, इंडियन मार्केट के अंदर। तो इंडिया उनके लिए मार्केट भी था और फीडर भी था, क्योंकि वो रॉ मटेरियल ब्रिटेन को देता था इसलिए वो फीडर था और वो फिनिश गुड्स भी खपा देता था तो वो आपका मार्केट भी था। तो ये बेसिक पर्पस ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर था। बिफोर 1757 जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत प्रॉस्परस थी, बहुत अच्छी इकोनॉमी थी और बेसिकली एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी। ये वर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब है बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ एग्रीकल्चर में ही बिलोंग करते थे। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट था, हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड फेमस था और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमारा जो शेयर था वो 25% था। यानी आप देख रहे हैं कि बिफोर 1757 हमारी पोजीशन बहुत प्रॉस्परस थी, बहुत अच्छी थी। ये कंडीशन है अंग्रेजों के आने से पहले की। अब आगे क्या हुआ, तो अब आपको एक वर्ड नया समझना पड़ेगा। कॉलोनी से बना है कॉलोनियलिज्म। क्या, ब्रिटेन जो कि हमारा रूलर था वो इंडिया को अपनी कॉलोनी समझता था कि भाई ये तो हमारी कॉलोनी है। यानी ब्रिटेन इंडिया के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल करता था और इसका इकोनॉमिकल कंट्रोल भी करता था और इंडिया को ब्रिटेन अपनी एक कॉलोनी मानता था। सही है। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू जज इकोनॉमिक कंडीशन। अब हम इकोनॉमिक कंडीशन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन को जज करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, हम नेशनल इनकम देखें और एक पर कैपिटल इनकम, यानी पर पर्सन की जो इनकम है वो हम देखें। तो ये दो चीजें अपन को आगे जाके देखनी पड़ेंगी। तो देखिए, हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम इंडिया, ब्रिटेन ने तो इस पर कोई वर्क ही नहीं किया। उसको तो मतलब ही क्या था, उसको तो अपना धंधा चलाना था, तो उसको तो उससे कोई मतलब ही था। इंडिविजुअल एफर्ट्स कुछ किए गए, जैसे दादा भाई नौरोजी ने किए। दादा भाई नौरोजी को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। डॉक्टर राव ने किए और इन्होंने काफी जो वर्क किया उसको काफी कंसिडर किया गया, काफी सिग्निफिकेंट उसको कंसिडर किया गया। तो 1900 से लेके 1950 तक, फ्रॉम 1900 टू 1950, इंडिया की ग्रोथ रेट जो थी वो 2% से भी कम थी। यानी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी वो तो थी 2% से भी कम, और जो नेशनल इनकम पर पर्सन की इनकम थी उसका ग्रोथ रेट तो 0.5% ही पर एनम था। यानी डबल होने में 200 साल लग जाते। इतने स्लो जो है हम चल रहे थे। तो अंग्रेजों ने को लूटा तो इस तरीके से लूटा कि हाँ भाई, हमारी जो ग्रोथ थी वो एकदम ही रुक गई और या बहुत ही स्लो हो गई, वो ऑलमोस्ट नील ही थी। अब उस वक्त की कंडीशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि एट द एव ऑफ द इंडिपेंडेंस हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। ब्रिटिश रूल के अंदर 85% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी विलेजेस में रहती थी, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करती थी किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। नॉट सेल्फ डिपेंडेंट ऑन फूड। अच्छा, हमारे यहाँ फूड भी इतना प्रोड्यूस नहीं होता था कि हम सेल्फ डिपेंडेंट रहे, और नॉट सेल्फ डिपेंडेंट फॉर रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के लिए भी हम इतना पैदा नहीं कर पाए थे। कुल मिलाकर हमारी जो एग्रीकल्चर की स्थिति अंडर द ब्रिटिश रूल बहुत अच्छी नहीं थी। मेन रीजंस फॉर स्टेग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सर, ये क्या रीजन था कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर इतनी ज्यादा मतलब स्टेग्नेशन, यानी एकदम ही फिक्स्ड हो गई थी, स्थिर हो गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। तो देखिए, कुछ हमारे प्लान थे उस वक्त जो कि गड़बड़ थे। पहला था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये क्या था,
ब्रिटेन जो रूलर था हमारा, उसने अपॉइंट किया जमींदार्स को, और जमींदार को कहा कि फार्मर से आपको लगान यानी टैक्स कलेक्ट करना है और हमें देना है, ब्रिटिश रूलर को देना है। यानी जमींदार एक मीडिएटर था ब्रिटेन और फार्मर्स के बीच में। अच्छा, ब्रिटेन ने तो जमींदार को कह दिया, रूलर्स ने तो कह दिया भैया हमको तो फिक्स अमाउंट दे दो, अब तुम्हें फार्मर से कितना लेना है वो तुम्हारी इच्छा है। तो ऑब्वियस है जमींदार क्या करते थे, ज्यादा ही लेते थे। लेते इनसे 50 रुपए थे, ब्रिटेन को 20 रुपए देते थे, 30 रुपए खुद कमा लेते थे। तो इस तरीके से वो फार्मर्स का क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। क्योंकि ब्रिटेन ने तो कह दिया था उनको कि तुम तो फिक्स इनकम हमें दे दो। जो अंग्रेज रूलर्स थे उन्होंने तो कह दिया हमको फिक्स इनकम दे दो, तुम्हें फार्मर से कितना लेना है वो तुम ले लो, कोई फार्मर हमारे पास थोड़ा ना आ रहे, तो तुम जितना भी ले सकते हो उनसे वसूल करो। तो जमींदार एंड ब्रिटिश रूल डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर एंड एग्रीकल्चर। मतलब जमींदार ने और ब्रिटेन ने कभी फार्मर्स का भला नहीं सोचा, वो तो केवल अपने इनकम के बारे में ही सोचते थे, इसलिए इंडिया की एग्रीकल्चर पीछे होती ही गई। इसके अलावा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब दिक्कत क्या थी, ब्रिटेन ने क्या कहा कि इंडिया वालों जो तुम जो चीजें उगा रहे हो वो कॉटन उगाओ, कॉटन एक कैश क्रॉप है, उसके बदले में आपको कैश तुरंत मिल जाएगा। व्हीट और राइस तो फूड क्रॉप है, उस पर आपको तुरंत कैश नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से जो किसान थे उन्होंने कहा यार कॉटन उगाने में ज्यादा फायदा है क्योंकि अपन को तुरंत कैश मिल रहा है, व्हीट और राइस से तो अपन को तुरंत नहीं मिल रहा, तो उन्होंने इसको उगाना कम कर दिया और इससे आगे चल के इंडिया में फेमीन आए, भुखमरी आई, अकाल पड़े। खैर हम आगे बात करते हैं। तो इंडिया जो कॉटन रॉ के तौर पे कॉटन देता था, जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन, ये सब लोअर प्राइसेस पे ब्रिटेन को भेजता था। ठीक है, क्योंकि इंडिया उनकी कॉलोनी था, इंडिया वालों को उनका कहना मानना पड़ता था, तो इंडिया ये सामान एज ए रॉ ब्रिटेन को भेजता था। इंडस्ट्री कहाँ थी, ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन क्या करता था, इनको फिनिश गुड्स में बदलता था। अब जैसे कॉटन के क्लोथ बना दी, फिनिश गुड बन गई, और उसको हायर रेट पे लेता, हमसे लो रेट पे था, देता हमको हायर रेट पे था, इस तरह से वो हमको लूटता था। और इंडिया में वो जो है फॉरेन के कपड़े बन के इंडिया में आते थे जो सस्ते होते थे और क्वालिटी में अच्छे होते थे, जिससे कि खादी के बिजनेस का भी नुकसान हुआ। तो इस तरीके से उसने कमर्शलाइजेशन कैसे किया, उसने किसानों को कहा कि तुम व्हीट और राइस मत उगाओ, तुम कॉटन उगाओ, क्योंकि ब्रिटेन को कॉटन की जरूरत थी, इसलिए वो फार्मर्स को प्रेशराइज करता था कि तुम कॉटन उगाओ, उसके लिए हम तुमको तुरंत कैश देंगे, जबकि व्हीट और राइस तुम अगर हमें दोगे तो हम आपको तुरंत कैश नहीं देंगे। अब किसान बेचारे गरीब थे, उनको कैश की फौरन जरूरत थी, इसलिए वो कॉटन उगाने लगे। अब आप कॉटन उगा रहे हो तो व्हीट और राइस नहीं उगा रहे, उसी से फेमाइन आ गई। तो इसका भी क्वेश्चन बनता है कि फेमाइन क्यों आए, क्योंकि हमारा जो फार्मर था वो जो फूड क्रॉप्स था उससे शिफ्ट हो गया था किस पर, कैश क्रॉप्स के ऊपर। सही है।